वेलकम है आप सभी स्टूडेंट का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे विद्युत रसायन। विद्युत रसायन ये अप्लाइड केमिस्ट्री पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा चैप्टर है। इससे पहले वाले चैप्टर यानी कि ईंधन वाला एवं स्नेक वाला एंड जल वाला वो हमने कंप्लीट करा दिया है। उन चैप्टरों से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम क्वेश्चन खोज के आपके लिए करा रहे हैं, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में 90% चांस है फंसने के, क्योंकि उन्हीं में से एग्जामिनेशन में मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं या आप पेपर भी देख सकते हैं। यदि केमिस्ट्री में आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो देखिए उसमें बैक का डर रहता है। आप पिछले साल का ही देख लीजिए, पिछले साल कितने लोगों की केमिस्ट्री में बैक लगी थी, उसी रिकॉर्ड के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 2 चैप्टर देखिए क्लियर करके जो चौथा चैप्टर क्लियर करेंगे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बचेंगे, जितने भी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ समझाएंगे एंड उसे एक पेन कॉपी ले लीजिएगा, उस पर उतारते रहिए, ठीक है। क्योंकि जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज जैसे आपने कॉपी में लिख लिए तो उसे कल तक याद कर लीजिएगा। कल पे कल मत कर दीजिए, वरना आपका कल कभी नहीं आएगा। कल करते जाएंगे तो दिन ऐसे ही टलते जाएंगे। इट्स ओके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए वो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्लास की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं की व्याख्या एक एक उदाहरण देके समझाइए। हमको ऑक्सीकरण एवं अपचयन का यहाँ पे परिभाषा लिखनी है एंड यहाँ पे व्याख्या करके उसका क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल भी देना है। तो आइए समझते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। सबसे पहले ऑक्सीकरण समझ लेते हैं, उसके बाद अपचयन। तो ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का पृथक होना ऑक्सीकरण कहलाता है। कोई भी परमाणु या अणु है, इलेक्ट्रॉन उससे यदि अलग हो रहे हैं तो वो क्या ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका भी एग्जाम्पल भी समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके फलस्वरूप धनात्मक संयोजकता बढ़ती है। तो ये एग्जाम्पल में अभी प्रूव करेंगे इसकी संयोजकता कैसे बढ़ रही है। या ऋणात्मक यानी अथवा मतलब या ऋणात्मक संयोजकता घटती है, जो पृथक हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब ये कैसे बराबर होती है वो एग्जाम्पल में सभी चीज़ें क्लियर कर देंगे। इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इससे विइलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं, इसे विइलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण को। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, अब एग्जाम्पल में कैसे क्लियर करेंगे। देखिए ये जैसे Na है, तो Na से यहाँ पे क्या अभी क्लियर किया था, इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन जो है निकलते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो Na ये सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, जिसके परमाणु क्रमांक होता है 11 281। इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है, इससे एक इलेक्ट्रॉन जैसे हम निकाल देंगे, ठीक है। इसमें लिखा है साफ साफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो Na से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये Na+ हो जाएगा, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया है। तो जो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो बराबर होगी। तो Na को हम कुछ इस प्रकार एरो लगा के इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिएगा, Na पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, इधर भी 11, और तो इधर के पार्ट में भी 11 होने चाहिए। इस वाले फील्ड में 11 है तो इधर भी तराजू यानी कि बराबर होने चाहिए, दोनों तरफ 11 होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए कहा भी था इलेक्ट्रॉन जो है बराबर होने चाहिए, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कहा था पृथक हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो बराबर अब कैसे, अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, उदाहरण समझ लीजिएगा। अगर समझ गए तो आप डेफिनेटली एग्जाम में याद नहीं करना पड़ेगा, बस समझ के कौन सा भी किसी भी एलिमेंट का उदाहरण लिख सकते हैं। अब देखिए Na यहाँ से इधर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर इस पर कितने, क्योंकि ये इस पर भी 11 थे लेकिन इसने एक त्याग दिया है, तो इस पर 10 बचे, इसीलिए तो Na+ लिखा है, यानी कि प्लस। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो 10 1 11, यानी इस वाले भाग में भी 11 हैं और इधर वाले फील्ड में भी 11 हैं, यानी इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बराबर हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे कोई भी अभी धनात्मक संयोजकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागा तो यहाँ पे Na पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी धनात्मक संयोजकता में वृद्धि हो गई। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर दूसरा भी चेक कर सकते हैं। जैसे लोहा है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 26 होता है, लेकिन लोहा इसमें जो Fe है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं त्याग दिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इधर कितने परमाणु क्रमांक बचे, इधर इसका अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक इसका 26 होता है, इसमें अब 24 इलेक्ट्रॉन बचे, और इधर कितने बचे, इधर देखिए ये 26 होते हैं लेकिन इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, यानी 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज हैं। जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट त्यागता है तो उतने इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। इट्स ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इधर 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इधर कितने बचे,
इधर बचे 23 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये कितने हो गए +1, यानी कि 24 इधर है और 24 इधर है। इस प्रकार से हम बैलेंस से पता कर सकते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे धनात्मक संयोजकता में वृद्धि है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डबल था, लेकिन यहाँ पे 3 बार पॉजिटिव चार्ज आया है, क्योंकि लोहा पे यहाँ पे देखिए सबसे पहले डबल पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे जैसे इसने एक और इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इस पर 3 आ गया, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये रहा, इधर लिख दिया, यानी दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। आई होप आप कह सकते हैं ये ऑक्सीकरण हो रहा है। आई होप आप इतनी चीज़ समझ चुके होंगे, ये एग्जांपल दे दिया है। इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वो कैसे, थोड़ा बहुत राइटिंग को भी अपनी इम्प्रूव कीजिएगा। अब आते हैं अपचयन पर। रिडक्शन किसी परमाणु या अणु आयन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। इसके फलस्वरूप धनात्मक संयोजकता घटती है। यहाँ पे जस्ट उसके अपोजिट हो रहा है, उसमें धनात्मक संयोजकता अभी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और ऋणात्मक संयोजकता बढ़ती है, यानी जस्ट ये ऑक्सीकरण का अपोजिट है, जो कि ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इट्स ओके। यहाँ पर यहाँ की परिभाषा हुई खत्म। अब यहाँ पे कुछ मेन इंपोर्टेंट इसने एक लाइन और बताई है। इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, अतः इसे इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसी का जस्ट उल्टा है, अभी इधर वाला पार्ट ये इधर था, और लेकिन ये वाला पार्ट इधर था ऑक्सीकरण में, लेकिन ये इसमें जस्ट उल्टा हो गया। एग्जांपल एक बार पिछले वाला चेक करके देख लीजिएगा, ये लोहा यानी Fe वाला, तो उसका ये एग्जाम्पल, क्योंकि पूरी डेफिनेशन उल्टी है तो इसका एग्जाम्पल भी उल्टा हो जाएगा। डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, अब इसको समझिएगा। यहाँ पे धनात्मक संयोजकता में कमी हो रही, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 पॉजिटिव चार्ज है, लोहा ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, किसी को दे दिए, ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो इस पर क्या हुआ, इधर कितने इलेक्ट्रॉन, अब देखिए बैलेंस बराबर होगा, इधर इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, ओके। अब इधर कितने बचे, इधर 2 बचे, तो यानी कि यहाँ पे 3 संयोजकता के, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पे कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यानी धनात्मक संयोजकता में कमी होगी। इधर धनात्मक कितने थे, पॉजिटिव चार्ज 3 थे, इधर 2 बचे, यानी धनात्मक संयोजकता में कमी हो रही है। इस प्रकार से आप इन दोनों एग्जाम्पल को लिखकर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक स्टेप लिखते चलिए, अभी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में दिमाग से निकल जाएगा, इसलिए लिख लीजिएगा कॉपी पे। इंपॉर्टेंट, बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और यह किन कारकों पर निर्भर करता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे, कोई आपके मन में क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे आंसर देखिएगा, इलेक्ट्रोड विभव हम किसे कहते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा अपना, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब किसी धातु को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में रखा जाता है तो उसकी सतह पर धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप उसका जो विभव है भी परिवर्तित हो जाता है। इस विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसे वोल्ट में मापा जाता है। इतनी सारी चीज़ें छोटी छोटी ये आपको पता होगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हुई, अब एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। हो सकता है आपको इधर दिखाई ना दे रहा हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये यहाँ पे धातु है, जैसे एम, चल ही नहीं रहा है पेन, क्या हो गया, यहाँ पे एम मान लीजिए कोई धातु है, ठीक है, मेटल, और इधर इसने इक्वेशन को इस प्रकार एग्जाम्पल में लिखना है आपको, ये m की पावर n प्लस n ही। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये n क्या है, n है जितने भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसकी संख्या है n। जैसे अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल आप mg का लेके दे दिए, तो mg यदि एक mg प्लस करेंगे इधर, इसका मतलब क्या हुआ, अभी mg पे पूरे इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन mg ने एक इलेक्ट्रॉन कहीं त्याग दिया है, तो प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख जाएगा। इसी प्रकार से इसने n इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, तो यहाँ पे प्लस n ही इधर ही जोड़ देंगे, जिधर जैसे यहाँ पे +2 त्यागते तो यहाँ पे 2 ही हो जाता है, इस प्रकार से, ओके, आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से इस पर n पॉजिटिव या ऋणात्मक चार्ज जो भी होता है, तो यहाँ पे उधर ही उतने ही इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। ये इक्वेशन है, इसको आप लिख लीजिएगा, मैंने आपको लिख के बता दिया, हो सकता है आपको ये ना दिख रहा हो, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब ये भी समझिएगा किन कारकों पर निर्भर करता है, 3 कारकों पर निर्भर करता है। एक एक हेडिंग डाल के लिखिएगा,
सबसे पहली हेडिंग है सुचालक की प्रकृति। अच्छी सुचालक धातुओं की इलेक्ट्रोड मुक्त करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये अच्छी सुचालक धातु होती है, इनको इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए इनके इलेक्ट्रोड विभव भी भिन्न भिन्न और अधिक होते हैं। ओके, अब दूसरा है ताप का प्रभाव। विलयन का ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव में वृद्धि होती है। यदि कोई भी विलयन है तो उसका यदि हम टेम्परेचर को हाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव में वृद्धि होती है। अब तीसरा है, तीसरी हेडिंग देखिएगा, विलयन की मोलरता। विलयन की सांद्रण वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है। ये बात ध्यान रखिए, विलयन की मोलरता पर भी डिपेंड करता है ये। विलयन की सांद्रण वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है। ये 3 स्टेप हुए, 3 स्टेप में इसका आंसर हो जाएगा, ये किस पर निर्भर करता है। अब देखिए 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, इनको आपको खोज के कॉपी या किसी में से लिख के पढ़ के समझ के तब लिखना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके मुख्य लक्षण की विवेचना कीजिए। इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन एंड विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, ये लिखना है। उसके बाद इसके मुख्य लक्षण, कोई चार या 5 लक्षण लिखने हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 4 या 5 लक्षण लिखिएगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये रहे इस चैप्टर से विद्युत रसायन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनको अभी उतार के रेडी करके सुबह तक तैयार कर लीजिएगा। पर डे एक न्यू चैप्टर तैयार कीजिएगा। अब ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, एंड इस वीडियो को लाइक करके जाना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।